नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अनअकैडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पेडागोजी को स्टार्ट किया था। पेडागोजी के सारे जो इम्पोर्टेंट टाइप्स थे, टॉपिक्स थे, सबको हमने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग चलिए देखते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम सीटेट के हो रहे हैं उसके जो प्रैक्टिस होते हैं उसको देख लेते हैं। जो जिस टाइप्स के उसमें क्वेश्चन बनते हैं आज हम लोग उसको करेंगे। तो ये देखते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट जो ऑनलाइन एग्जाम होना है उसका। तो चलिए देखते हैं। इसको स्टार्ट करने के पहले देखते हैं कुछ एक पहले मोटिवेशनल कोट्स को देख लेते हैं। क्या है दिया गया है? भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। भीड़ में खड़ा होना सबका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए जिसके लिए भीड़ खड़ी है। अर्थात हम अगर कहीं पे खड़े हैं, हमारे सामने कोई भी स्टेज पे इंसान खड़ा है, उसके सामने जो भीड़ खड़ी है तो उस भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय वो जो स्टेज पे इंसान खड़ा है हमें उसकी तरह बनना चाहिए। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट जो लैंग्वेज 2 है उसमें देखते हैं कि पैसेज लैंग्वेज फर्स्ट हो या 2 हो, इसमें दो पैसेज पूछते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में भी हिंदी है तो उसमें हमें 2 पैसेज पूछेंगे, एक पोयम से रहेगा, एक गद्य से रहता है, एक पद्य से रहता है। और इंग्लिश में भी वही है, एक गद्य से रहेगा, एक पोयम रहेगी, एक स्टोरी रहेगा। इससे पैसेज पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं पैसेज दिया गया है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया गया, पहले 1 से 9, 1 to 9 नंबर जितने क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे? वो पैसेज से संबंधित आएंगे। हम लोग पैसेज पढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं उसको क्वेश्चन को, क्योंकि पैसेज सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें टाइम टेकन, इतना ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें टाइम बहुत लगता भी है, पैसेज पढ़ने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो उसको ना पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जैसा क्वेश्चन आएगा पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें हमें तुरंत मिल जाता है कि कहाँ पे ये क्वेश्चन संबंधित है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पे देखिए दिया गया पहला क्वेश्चन, पिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 2 गिवन रीजन फॉर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन द एजुकेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें असर्शन और रीजन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष दिया रहता है, कारण और कथन दिया रहता है। जैसे दिया गया है, ये क्या दिया है? स्कूल क्लोजर्स हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रेन। और दूसरा क्या दिया गया? और में चिल्ड्रेन हैव टू फॉरगॉटन प्रीवियस लर्निंग ड्यू टू लैक ऑफ एंड नॉट लर्न स्किल्स एंड competencies of the correct curriculum। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या दिया है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम देखते हैं पहले ये जो दिया गया है सेंटेंस, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया इसको देखते हैं पैसेज में मिलता कहाँ है। तो चलिए इसका पहले आंसर जान लेते हैं। इसमें देखिए दोनों सेंटेंस सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब दोनों सेंटेंस सही है और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए ही सही यहाँ पे है, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें हमें दिखेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है। तो चलिए देखते हैं पैसेज में है कहाँ। पैसेज में हम पहली लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, स्टडीज अक्रॉस द world have clearly indicating that school closures have significant negative impact on the learning level of children। ये दिया गया किसमें दिया गया? ऑप्शन ए जो था, ए असर्शन था, उसमें दिया गया था, ये पहली लाइन दिया गया था। और उसके बाद ये विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स बीइंग अफेक्टेड मोर सिवियरली। ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए असर्शन और रीजन दिया गया था ए और बी करके, इसी सेंटेंस में हमें उसका भाव प्रकट हो जा रहा है, तो इस आधार पे हम उसका आंसर लगा देंगे। अब चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस हिसाब से हमारा इसमें आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, दोनों कथन सही है और एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिफर्स टू। ये देखिए इसके आगे हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये सेंटेंस हम कैसे कंप्लीट? चारों ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिया गया लैक ऑफ एबिलिटी टू डू असाइंड जॉब
forgotten completely what one has learned, lack of ability read with understanding, lack of interest in studies। अब हम जब आप उसमें पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं पैसेज में लाइन नंबर 4 जो है वहां पे इसका आंसर दिया, यहाँ पे सही आंसर इसका होगा लैक ऑफ एबिलिटी विथ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लैक ऑफ एबिलिटी रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, ये इसका आंसर। हम देखते हैं पैसेज में है कहाँ इसका आंसर, तो लाइन नंबर 4 में देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है द लॉस ऑफ लर्निंग इज नॉट सिंपली द करिकुलर लर्निंग दैट चिल्ड्रन वुड हैव एक्वायर्ड इफ स्कूल्स हैड रिमेन्ड ओपन। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जा रहा है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी पैसे से ही पूछा गया, वहां पे देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो बात पहला, व्हेन यू जक्सटापोज, यहाँ पे देखिए दिया व्हेन यू जक्सटापोज टू थिंग व्हाट डू यू डू। जब हम किसी दो चीजों के बीच जक्सटापोज करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं कि वहां पे क्या भाव निकलता है जक्सटापोज से। ये दिया गया है सिंपली प्लेस देम अपोजिट टू ईच अदर, पहला दिया गया है कि सिंपली किसी को उसके अपोजिट में हम रख देते हैं। दूसरा दिया गया है प्लेस द टू थिंग्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर एंड कंपेयर्स। अगला दिया गया है ब्रिंग आउट द स्टिकिंग कॉन्ट्रास्ट बाय प्लेसिंग देम अपोजिट टू ईच अदर। और चौथा दिया है प्लेस देम अपोजिट टू ईच अदर डायरेक्टली कंपेयर देम टू ब्रिंग कट सिमिलरिटीज। यहाँ पे क्या दिया गया सिमिलरिटीज, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही होगा। यहाँ पे दिया गया है ब्रिंग आउट द स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट बाय प्लेसिंग देम अपोजिट टू ईच अदर, इसका जक्सटापोज मतलब दिया गया। यहाँ पे देखिए हम पैसेज में देख लेते हैं, दिया गया है पैसेज के देखते हैं उसमें जक्सटापोज मतलब दिया गया है। लर्निंग एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशनल एंड मल्टीपल, दिस regression further comprises new learning since these abilities are foundational and all further learning। इसके बाद अगले पैसेज में देखते हैं दिया गया होगा, यहाँ पे देखें ऊपर ही दिया बी juxtaposed with the fact that we are already facing a crisis in particularly with respect फाउंडा एंड लिटरेरी एंड न्यूमेरिकल। यहाँ पे दिया गया दो चीजों के बीच जब हम अपोजिशन करके उसको रखते हैं तो वही होता है जक्सटापोज, इसका अर्थ क्या हो जाएगा जक्सटापोज। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सी सही हो जाएगा, तीसरा आंसर यहाँ पे सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिक द ऑप्शन विच स्टेट द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पोरेडिक यूज्ड इन द पैसेज। स्पोरेडिक जो पैसेज में हम पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स्पोरेडिक यूज हुआ है, तो वहां पे हम देखेंगे उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया गया हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, ऑप्शन बी दिया गया है हैपनिंग एट स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड प्लेस, ऑप्शन सी दिया हैपनिंग एट फ्यू प्लेसेस, हैपनिंग सडनली एवरीवेयर। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हैपनिंग एट स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, स्पोरेडिक मतलब होता है हैपनिंग एट स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड प्लेस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्टेस करेक्टली द फाउंडेशनल एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। क्लास 2 के लिए क्या फाउंडेशनल एबिलिटीज को लिस्ट किया गया है, पैसेज के अनुसार हमें आंसर को बताना है। यहाँ पे देखिए दिया गया ऑप्शन ए है परफॉर्म्स कंप्लीट मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑप्शन बी दिया गया टू रीड नंबर्स अप टू 99, ऑप्शन सी दिया गया है टू करेक्टली रिस्पॉन्ड टू कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ऑप्शन डी दिया गया है टू मेक करेक्ट इंटरफेरेंस। यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए ऑप्शन कूट में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया ए या बी सही होगा, ऑप्शन बी में दिया गया सी या डी सही होगा, ऑप्शन सी में दिया गया ऑप्शन सी में सी या डी सही होगा, ऑप्शन बी में दिया गया ए या सी सही होगा, और ऑप्शन डी में दिया गया बी या सी सही होगा। यहाँ पर हम देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो दिया गया है बी और सी सही होगा। हम पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे टू रीड नंबर्स अप टू 99, ये भी ऑप्शन उसमें दिया गया है, पैसेज में लाइन ये दी गई है,
और दूसरा दिया गया टू करेक्टली रिस्पॉन्ड टू द कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। ये भी लाइन पैसेज में मेंशन किया गया। यहाँ पे इस आधार पे ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं, बी और सी। यहाँ पे ऑप्शन डी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट मेक्स द पॉसिबल टू चिल्ड्रन लर्न फर्दर, पिक द बेस्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे दिया व्हाट मेक्स द पॉसिबल टू फॉर चिल्ड्रन टू लर्न फर्दर, चिल्ड्रन को आगे पढ़ने के लिए क्या सबसे सही पॉसिबल होगा, पैसेज के अनुसार हमें बताना है। क्यों? क्योंकि 1 से 9 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पैसेज के ही आधार पर पूछे जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है एबिलिटी टू लर्न कॉम्प्लेक्स थिंग इजिली, बी दिया गया ऑलरेडी एक्वायर्ड फाउंडेशनल एबिलिटीज ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, सी दिया गया है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए लैंग्वेज, और डी दिया गया है एबिलिटी टू अक्वायर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 6 में दिया गया है, आंसर 6 जो है उसका दिया गया है। यहाँ पे देखिए कौन सा सही, ऑलरेडी अक्वायर्स फाउंडेशनल एबिलिटी टू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। हम पैसे में पढ़ेंगे तो इसी को मेंशन किया गया है कि तो यही चिल्ड्रन के लर्निंग को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए यही पॉसिबल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड सेवरली। सेवरली के मीनिंग क्या होगा, अपोजिट मीनिंग हमें बताना है, मतलब यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है जो कि पैसेज में सेवरली दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पैसेज से ही पूछा जा रहा है तो पैसेज में वो मीनिंग दिया रहा है। हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो वहां पे ये पाएंगे, हमें वहां पे क्या बताना है, इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन दिया गया बेयरली, ऑप्शन बी है मिडली, ऑप्शन सी कैजुअली, ऑप्शन डी पुअरली। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, मिडली यहाँ पे सही होगा। सिवियरली की अपोजिट मीनिंग क्या होती है, मिडली। इसका अर्थ होता है कठोरता से होता है, सिवियरली मतलब कठोरता या अधिकता, कठोरता से। और इसका अर्थ क्या होगा, लचीला से होगा या फिर कम, यहाँ पे लचीला, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। सिवियरली का अपोजिट क्या होगा, मिडली होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। यहाँ पे देखिए 4 सेंटेंस दिया गया, इसमें हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा सेंटेंस इसमें दिया गया है जो पार्ट सेंटेंस के 4 पार्ट बना दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है कि कौन सा पार्ट ग्रामर के अनुसार गलत माना जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। दिया गया है द मेंबर्स, पहला क्या है, द मेंबर्स, द अरेंजमेंट्स फॉर द एनुअल इवेंट्स, यहाँ पे डिस्कस्ड अबाउट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कभी भी देखिएगा डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन अबाउट का किसी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग होता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ग्रामर के अनुसार गलत माना जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एरर सेंटेंस ही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये इसके अनुसार कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है ग्रामर के अनुसार। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। इस सेंटेंस में दिया स्कूल क्लोजर्स हैव सिग्निफिकेंट निगेटिविटी इम्पैक्ट ऑफ द लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन वर्ड दिया गया, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया, ये सेंटेंस अंडरलाइन होगा। ये जो दिया गया सिग्निफिकेंट, यही वर्ड अंडरलाइन होगा पैसेज में। यहाँ पे स्पीच इन अंडरलाइन वर्ड स्कूल क्लोजर्स हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पे पूछा गया सिग्निफिकेंट किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है। जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था, हम ग्रामर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा दिया। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें हमने सब चीजों को पढ़ा दिया था। यहाँ पे पूछा गया है सिग्निफिकेंट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या वहां पे प्रोनाउन है, क्या वहां पे एडवर्ब है, क्या वहां पे एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। तो सिग्निफिकेंट में हम जानेंगे कि देखते हैं ये किसी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। सिग्निफिकेंट किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए दिया गया, हमने बताया था पोएम से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया है कितने नंबर के, 10 से 15 नंबर, मतलब 5 नंबर के पैसेज पोएम से भी पूछते हैं। तो उसके अंदर का देखते हैं। दिया गया है
5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पैसे से पूछे जाएंगे। तो हमने क्या बताया, पैसे को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कहाँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन आई कम फ्रॉम हांस टॉप कूट एंड हर्न। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में, पैसेज में जो पार्ट सेंटेंस ये दिया गया है, पहली लाइन है। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये लाइन है किसकी। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जो है एक पोएट हैं, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, ये इन्हीं के पोएम से ये लाइन ली गई है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या मेटाफर है, क्या साइनेक्डकी है, या फिर पर्सोनिफिकेशन है, या हाइपरबली है। तो हम जब पैसेज को पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूल एंड हर्न। यहाँ पे देखें निर्जीव चीजों का सजीव के रूप में बता रहे हैं टेनिसन जी। तो इसी वजह से यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द ब्रुक चैटर्ड ओवर द स्टोनी वे। यहाँ पे द ब्रुक चैटर्ड ओवर द स्टोनी वे, इसका देखिए एक वर्ड में हमें बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। चैटर्ड ओवर, ये पैसे में सेंटेंस दिया भी गया है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए नॉइजली, ऑप्शन बी इन लिटिल शॉप्स एंड ट्रेवल्स, इन ए मीन रिंग फैशन, और ऑप्शन डी दिया गया है ग्रीफुली। ऑप्शन डी क्या दिया गया है, ग्रीफुली दिया गया है। यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ग्रीफुली। इसका अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक। ग्रीफुली मतलब क्या होता है, प्रसन्नता पूर्वक। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी ही सही होगा, ग्रीफुली। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अनुसार कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है द ब्रुक चैटर्ड ओवर द स्टोनी वे, ऑप्शन मैन इज मॉर्टल एंड नेचर इज इटर्नल, ऑप्शन सी दिया गया है द ब्रुक विल फाइनली ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, एंड ऑप्शन डी गया मैन मे गो एंड कम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर देखते हैं तो ऑप्शन डी ही सही होगा। यहाँ पे किसके, इस पोएम के अनुसार कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो हम जब पोएम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये तीनों वाक्य सही है। द ब्रुक चैटर्ड ओवर द स्टोनी वेज, मैन इज मॉर्टल एंड नेचर इज इटर्नल, ऑप्शन सी दिया द ब्रुक विल फाइनली ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर। यही ऑप्शन डी जो दिया गया ये पोएम में नहीं दिया गया, तो यहीं पे ये गलत माना जाएगा। कि इस क्वेश्चन के अनुसार ये वाक्य, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, द लाइन आई मेक ए सडनली सैली मीन्स क्या होता है। आई मेक ए सडनली सैली मीन्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देगा आई फ्लो इवेनली, आई फ्लो बाय फीट्स एंड स्टार्स, आई लीप इंथुसियास्टिकली, आई मूव इन ए जिगजैग मैनर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आई लिव इंथुसियास्टिकली। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आई लिव इंथुसियास्टिकली। यहाँ पे इसका सही आंसर यही माना जाएगा। इसका मतलब कि आई मेक ए सडनली सैली, उछल कूद, अचानक उछल कूद करना होता है इसका मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज द ब्रूक हेडेड फॉर। वेयर इज द ब्रूक हेडेड फॉर, क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज द ब्रूक हेडेड फॉर। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है फिलिप्स फार्म, ऑप्शन बी अवैली, ऑप्शन सी दिया गया द ब्रीमिंग रिवर, ऑप्शन डी दिया गया फील्ड एंड बेज। यहाँ पे क्या दिएगा, ऑप्शन डी फील्ड एंड बेज। इस अनुसार इसका आंसर क्या सही होगा, फिलिप्स फार्म। पोएम में हम देखेंगे फिलिप्स फार्म का ही वर्णन किया गया, तो इस अनुसार इसका आंसर यही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन विथ विलो वीड। यहाँ पे देखें विथ विलो वीड दिया गया, इसमें हम पूछा जा रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन देखिए देगा हाइपरबली। हाइपरबली मतलब जानते हैं जिसमें किसी भी बात को चढ़ा बढ़ा के कहा जाता है, तो वहां पे क्या होगा, हाइपरबली होगा। अगला प्रश्न लेते हैं अलिट्रेशन, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन कई बार होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन होता है। ऑप्शन सी दिया गया मेटाफर, जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक, जहाँ पे उसका तुलना की जाती है।
मतलब किसी भी चीज को उसी के रूप में बता देना, ये रूपक है, मतलब मेटाफर है। मेनाटिमी है, जहाँ पे बहुत से वो जैसे किसी भी चीज को एक ही करके दिखा देना होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे विलो विथ विलो वीड। हमने अलिट्रेशन में कहा जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। यहाँ पे देखे दिया है विथ में W दिया गया है, विलो में भी W का देखे रिपीटेशन हुआ है कई जगह, और वीड में भी W का रिपीटेशन हुआ है। तो इस वजह इसका आंसर क्या सही माना जाएगा? यहाँ पे अलिट्रेशन ही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद हमारा किससे संबंधित प्रश्न आएगा? पेडागोजी से संबंधित प्रश्न इसके बाद पूछे जाते हैं। 15 नंबर पैसेज से पूछे जाएंगे जिसमें ग्रामर भी इंक्लूड रहेगा। उसी पैसेज में से ग्रामर निकाल के पूछते हैं। अब उसके बाद 15 नंबर जो पूछे जाएंगे वो पूछते हैं पेडागोजी से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए टीचर वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट, यदि कोई टीचर स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता है, स्टूडेंट्स लर्न वोकैबुलरी विच वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे। जब टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता है, वोकैबुलरी पढ़ाना चाहता है, तो कौन सा मेथड सबसे सही तरीका होगा कि टीचर्स को वो स्टूडेंट को वोकैबुलरी सिखा सके? यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है यूज ऑफ स्टोरीज एंड इमेजरी, ऑप्शन बी दिया गया यूज ऑफ ड्रिलिंग, ऑप्शन सी दिया गया यूज ऑफ रिटन एक्सरसाइज, और अगला दिया है यूज ऑफ टेक्स्ट बुक। क्या हमें देखिए यूज ऑफ टेक्स्ट, क्या हम केवल टेक्स्ट बुक का प्रयोग करके वोकैबुलरी अच्छे से सिखा सकते हैं? तो नहीं, ऐसा ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगला देखते हैं यूज ऑफ रिटन एक्सरसाइज, क्या लिखकर हम एक्सरसाइज करवा लेंगे तो उससे किसी बच्चे की वोकैबुलरी मजबूर होती है? तो नहीं, ये भी गलत माना जाएगा। अगला देते हैं यूज ऑफ ड्रिलिंग, जब हम किसी चीज का अधिकतर अभ्यास करा देंगे तो उससे क्या वोकैबुलरी मजबूत होगी? नहीं, ये भी गलत माना। बस्ता कौन सा है? केवल ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही, यूज ऑफ स्टोरीज एंड इमेजरी। जब हम किसी बहुत सी ऐसी स्टोरियां बच्चों को बता के और इमेजरी दिखा के हम जब बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें बच्चों की वोकैबुलरी जो है बहुत ही मजबूत होती है। अगला देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स एजुकेशन एम्स एट। मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषावादी होता क्या है? बहुभाषावाद क्या होता है वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, ऑप्शन बी दिया गया है मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल, यूजिंग, ऑप्शन सी दिया गया है यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, ऑप्शन सी दिया गया है इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स एंड मदर टंग फॉर कल्चर। यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? हम पहले पूरे मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है? ऑप्शन डी में दिया गया है कि इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब एंड मदर टंग फॉर कल्चर। क्या हम जब मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करते हैं तो बस जॉब के लिए प्रयोग करते हैं और मदर टंग की कल्चर को बचाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो नहीं, ये गलत माना जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, क्लासिकल लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं केवल टीचिंग और लर्निंग के लिए? तो नहीं, ये भी गलत माना जाएगा। अगला मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मेनी एज लैंग्वेज इज पॉसिबल, क्या हम इस वजह से मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करते हैं कि ताकि बच्चे अधिक से अधिक भाषाओं को सीख सके? तो नहीं, ये भी गलत माना जाएगा। अब ऑप्शन ए दिया गया है मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग। यहाँ पे देखें जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि हम कक्षा को कितने प्रभावशाली बना सकते हैं ताकि सभी बच्चों को सीखने में आसानी हो। इस उद्देश्य से हम मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कंप्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग पीस ऑफ टेक्स्ट बुक क्लोजली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर द टेक्स्ट। यहाँ पे कंप्रीहेंशन समझ के साथ स्किल मतलब रीडिंग को करना, पीस ऑफ टेक्स्ट बुक क्लोजली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए दिया गया इन्फेरेंशियल, ऑप्शन सी दिया गया, बी दिया गया ग्लोबल, ऑप्शन सी दिया गया है लोकल एंड ऑप्शन डी दिया गया है ट्रांजेक्शनल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, इन्फेरेंशियल। अगला प्रश्न देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थियरी ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थियरी ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म मल्टीपल इंटेलिजेंस, which one of the following
इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज। कौन सा ऐसा 4 इंटेलिजेंस दिया गया है, ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फ्लुएंसी, एक्यूरेसी एंड इंटेलिजेंस, यहाँ पे इसके बीच हाइफन रहेगा। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी दिया गया वोकैबुलरी ग्रामर इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी दिया गया विजुअल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। यहाँ पे देखें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक मतलब भी होता है कि जो लैंग्वेज से पूर्ण हो, एकदम उसके पास गहन नॉलेज हो, उसी को हम लिंग्विस्टिक कहेंगे। यही लैंग्वेज से संबंधित है, यहाँ पे लैंग्वेज पूछा भी गया, इसी से संबंधित क्या है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। यही ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी बेनिफिट ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म। 4 ऑप्शन दिए गए, उसके बाद कोड दिया गया, उसमें पूछा जा रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म में से कौन सा ऐसा था जो कि फायदेमंद होगा, मतलब बेनिफिट होता है, उससे फायदा हमें मिलता है क्लासरूम में। तो उसको देखते हैं, ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। जैसे दिया गया पहला है इंक्रीज वोकैबुलरी एंड इफेक्टिव स्पीच। ऑप्शन बी दिया गया है टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर। ऑप्शन सी दिया गया है रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन डी दिया गया है मेटा लिंग्विस्ट अवेयरनेस। आप लोग देखे होंगे कि जब हमारे सर और लोग पढ़ा रहे होंगे तो उसमें दिए होंगे टैग वर्ड्स, आपको दिए होंगे पहचानने के लिए कि कैसे हम कोई अगर हमें आंसर नहीं आ रहा तो हम कैसे पहचानेंगे। एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका वहां पे बताया गया था। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हम देखेंगे अगर हमें इसका आंसर नहीं आ रहा तो हम ऐसे देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए वहां पे टैग में बताया गया जब निगेटिविटी रहे, 4 ऑप्शन दिया गया, जो भी वर्ड नकारात्मक मना करने वाला रहे तो ऐसा ऑप्शन ही गलत माना था। इसमें देखे रेस्ट्रिक्टेड, यहीं पे पहले ऑप्शन 3 में दिया गया रेस्ट्रिक्टेड, इसमें मतलब क्या होता है मना करना। यही यहाँ पे बता दें ये सीधे सीधे गलत माना, क्योंकि ये बच्चों को मना कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवसर के लिए मना कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता, मल्टीलिंगुअलिज्म एक सहायता करता है, बल्कि क्लासरूम में क्लास को रुचिकर बनाने के लिए और अच्छी तरह से चलाने के लिए। अब उसके बाद इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए हैं, बचा 3 ऑप्शन वैसे भी सही होगा। ऑप्शन देख लेंगे कूट में कौन सा, किसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा देखिए गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है पहला, तीसरा, यहाँ पर भी देखे गए। ऑप्शन सी में दिया गया है पहला दूसरा तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक चौथा जो है ये भी तो सही है, इस वजह से हमें उसको भी लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है पहला, दूसरा और चौथा। इसके अनुसार क्या सही है, पहला, दूसरा और चौथा। यही क्या होता है, ये मल्टीलिंगुअलिज्म के यही सब फायदे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की हमारे क्या है मनोवैज्ञानिक है, उसमें उन्होंने दिया गया है ए चाइल्ड regulates his or her own action with the help of language, but that language is not audible to others involved in। वहां वाइगोस्की बता रहे हैं कि when a child, जब एक बच्चा रेगुलेट करता है अपनी आवाज को, एक्शन को करता है with the help of language, भाषाओं के माध्यम से अपनी एक्टिविटी करता है और बोलता है, that language is not audible, लेकिन वो लैंग्वेज कैसी होती, ऑडिबल नहीं थी, मतलब सुनाई नहीं देता है, सुनने योग्य नहीं होती है। टू अदर्स, किसी और को, अन्य को सुनाई नहीं देगा। ये किसके लिए, किसमें इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए दिया गया इनर स्पीच, ऑप्शन बी दिया गया प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन सी दिया गया सोशल स्पीच, ऑप्शन डी दिया इगोसेंट्रिक स्पीच। जब वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा स्वयं से बातें करता है, अपनी लैंग्वेज, अपनी एक्टिविटी करता है और स्वयं से बातें भी करता है, ऐसी बातें करता है वो किसी और को सुनाई न दे, वो क्या होगा, वाइगोस्की के अनुसार वो क्या होता है, इनर स्पीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डील्स विथ द लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। ऐसी लिंग्विस्टिक की कौन सी ब्रांच है जो लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट में डील्स करती है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया सीमेटिक्स, ऑप्शन बी दिया गया प्रेगमेटिक्स, ऑप्शन सी दिया गया मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी दिया गया फोनेटिक्स। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होता है प्रेगमेटिक्स। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रेगमेटिक्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट एमंग द इन्फेंट्स। चाइल्ड के बीच हम कैसे भाषाओं का विकास करते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, उसके आधार पर हम कूट के अनुसार उसको हम चूज करते हैं कि कौन सा आंसर सही माना जाएगा। यहाँ पे देखे दिया गया है
इन इन्फेंसी वोकल ट्रैक्ट्स ऑफ ए बॉडी आर मोर लाइक एनिमल देन ए अडल्ट ह्यूमंस। जब कोई शिशु होता है तो उसकी जो वोकल्स ट्रैक्ट्स होती है वो वयस्क मनुष्य की ज्यादा किससे मिलती है, जानवरों से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग 6 to 12 month ए बेबी इज इन्वॉल्व्ड इन वारिएटेड बबलिंग एंड रिपीटेड बबलिंग। वहां पे वो क्या करता है, जब 6 से 12 मंथ का बच्चा कोई होता है तो क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, किसमें, बबलिंग होता है, तुतलाने में, इरिटेटिंग बबलिंग में, इन सब में होता है। ये दो असर्शन मतलब कथन दिए गए हैं, इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों आंसर सही है। ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, गलत, ये भी एक सही बता रहा है एक गलत बता रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों सही है। ऑप्शन से बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यही इसका सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, दोनों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए डायलेक्ट पैसेज, ए डायलेक्ट पासेज थ्रू दीज स्टेजेस टू गेट स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड डायलेक्ट। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डायलेक्ट के कौन कौन से स्टेज होते हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से स्टेज से होकर स्टैंडर्ड डायलेक्ट गुजरते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, देखिए जो अभी इसके पहले हम क्वेश्चन कराए थे यही सेम क्वेश्चन, बस इसका वर्जन चेंज करके हिंदी में करके क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में। सेम ये भी क्वेश्चन जो है ये सीटेट की हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें पूछा गया था, तो वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ दिया गया। तो आप लोग जब तैयारी करिएगा ध्यान दीजिएगा, सारे पेपर को देखते रहिएगा, कहीं न कहीं कोई न कोई लैंग्वेज चेंज करके उसका देखते रहते हैं, क्वेश्चन वही बदल बदल के देते रहते हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन तैयार करना सबके बस की बात नहीं होती। इतनी जल्दी जब पेपर्स ऑनलाइन होते हैं, इतने लंबे इतना लेंथी पेपर होता है, इसको तैयार करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से आप जब हिंदी देखिएगा तो हिंदी का इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा, ऑप्शन सेम रहते हैं, क्वेश्चन भी अधिकतर कई क्वेश्चन ऐसे जो सेम मिलते हैं। अभी इसके पहले का क्वेश्चन जो है वो भी हिंदी में पूछा गया था, और ये भी देखिए ये भी क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट का है ये स्टेज हिंदी में भी पूछा गया था। ये ऐसे ऐसे आप लोग देखते रहिएगा। ऑप्शन दिया गया है सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्सेप्टेंस। ऑप्शन बी दिया गया है सिलेक्शन, एक्सेप्टेंस, कोडिफिकेशन, इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस। ऑप्शन सी दिया गया है सिलेक्शन, इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस, कोडिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। ऑप्शन डी क्या दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया सिलेक्शन, एक्सेप्टेंस, कोडिफिकेशन एंड इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड डायलेक्ट किन किन स्टेज से होके गुजरते हैं, तो पहला स्टेज है सिलेक्शन, दूसरा है कोडिफिकेशन, तीसरा है इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस, चौथा क्या है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग डायलेक्ट। डायलेक्ट के अनुसार देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे क्या दिया स्टेटमेंट कथन दिया गया उसको देखते हैं। कथन ये है, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ ए कंट्री इज नोन एज रीजनल डायलेक्ट। ऑप्शन बी दिया गया है, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड ओनली बाय द पीपल हैविंग सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड इज नोन एज सोशल डायलेक्ट। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन दिया गया, इसको देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ ए कंट्री इज नोन एज रीजनल डायलेक्ट। जब विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज में जब कोई लैंग्वेज स्पोकन पार्ट ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री या देश के किसी एक भाग में बोली जाती है, इज नोन एज रीजनल डायलेक्ट, वो क्या होती है, रीजनल डायलेक्ट होती है। और दूसरा दिया गया, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इज ओनली बाय द पीपल हैविंग सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड इज नोन एज सोशल डायलेक्ट। यहाँ पे देखिए ये दोनों कथन दिया गया, अब इसके अनुसार देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया गया ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। ऑप्शन बी दिया गया है ए इज फॉल्स बी इज ट्रू। ऑप्शन सी दिया गया बोथ ए एंड बी आर इज ट्रू, बोथ ए एंड बी इज फॉल्स। यहाँ पे देखिए हमने जो क्वेश्चन टैग अभी सब लोग बताए उसमें आप पकड़ना चाहेंगे, ध्यान देखिए वनली केवल शब्द जहां पे भी आ जाता है तो जब हम पेडागोजी सॉल्व करते हैं उसको तुरंत एलिमिनेट कर देते हैं, वो अक्सर गलत माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए वनली देख के हम इसको काट सकते हैं। ऑप्शन भी सीधे सीधे गलत हो जाता है।
बस्ता कौन सा है? ऑप्शन ए, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन ए वर्ड पार्ट ऑफ ए कंट्री इज नोन एज रीजनल डायलेक्ट। यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो किन्हीं किन्हीं को बीच बातें होती हैं तो उसको देखते हैं। जैसे टू वाइफ, कोई व्यक्ति है अपनी वाइफ से कह रहा है हरी अप, जल्दी करो, वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे, हम देरी हो जाएगी हमें। अगला कोई कहता है किसी और से, टू कलीग्स, अपने साथियों से कैसे कहता है, इट इज टाइम टू लीव, यह समय हो गया चलने का, वी विल बी लेट फॉर मीटिंग, हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। तो कोई तीसरे व्यक्ति से फिर वही बात कर रहा है, टू इज सीनियर, अपने सीनियर मैनेजर से जब बात करता है तब देखते हैं वो किस तरीके से बात करता है। सेम यही बात को तीन तीन व्यक्तियों से कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो मैडम इट इज 4 PM, मैडम ये 4 बज गए हैं। द मीटिंग इज एट 4:15, मतलब मीटिंग कब है? 4:15 पे है। शुड नॉट वी लीव, हमें चलना नहीं चाहिए, मतलब पूछ रहा है क्या हमें अब चलना चाहिए ना। दिस वेरिएशन इन स्पीच इज नोन है, ये जो विभिन्न प्रकार की वेरिएशन है ये किस स्पीच के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन दिया गया प्यूरिस्ट, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड वैरायटी, ऑप्शन सी दिया गया रजिस्टर, ऑप्शन डी क्या दिया गया डायलेक्ट, क्या ऑडियोलेक्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, आप देखें ये यही सेम क्वेश्चन, बस इसका लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में दे करके, मतलब इसका ट्रांसलेट कर करके हिंदी में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहां पे ये क्या आंसर सही होगा? रजिस्टर सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्रुप डिबेट, जब कोई ग्रुप डिबेट होता है तो लैंग्वेज टीचर पुट्स वन कंडीशन, तब वहां पे लैंग्वेज टीचर कंडीशन रखते हैं। इन ए ग्रुप में कंडीशन रखते हैं। 4 स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम जूनियर क्लास, 4 स्टूडेंट जूनियर क्लास के होंगे। एंड 1 स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम सीनियर क्लास, एक स्टूडेंट कहाँ का होगा? सीनियर क्लास का होगा। हु कैन असिस्ट जूनियर व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जो कि जूनियर को असिस्ट करेगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब। दिस आइडिया ऑफ ग्रुप फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन, यह आइडिया किस प्रकार का आइडिया है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पियाजेट थियरी, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की थियरी, ऑप्शन सी ब्लूमफील्ड थियरी, ऑप्शन डी दिया क्रेसेंस थियरी। ये 4 ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखें किसके अनुसार ये बातें कही जा सकती हैं, कौन सा है। हमारे जो मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वाइगोत्स्की जी हैं। यहाँ पे सही आंसर, ये कथन किसके द्वारा है, ये जो थियरी दी गई है ये किसके अनुसार दी गई है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीइंग ए टीचर, एक टीचर होने के नाते व्हाट वुड यू लाइक टू प्रीफर, what you would like to prefer if any student has shown descriptive behavior group presentation, जब क्लास में ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जो अपने टीचर के प्रति बुरा रवैया दिखाता है, बुरी बुरी बातें बोलता है, तो आप एक टीचर होने के नाते उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, वही पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे बताइए वो क्या कहेगा। वो टीचर क्या करेगा? येल एट हिम हर इन फ्रंट ऑफ ग्रुप और क्लास, वो क्लास के सामने उसको डांटेगा, क्या करेगा? उससे बात करेगा या फिर डांटेगा। अगला दिया गया स्पीक टू हिम या हर, वो लड़का या लड़की कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, इन द क्लास, उससे बात करेगा क्लास में। ऑप्शन सी दिया गया है टॉक विथ हिम हर इन द क्लास, ऑप्शन डी दिया गया है लीव हिम हर एंड लुक फॉरवर्ड टू सेल्फ, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको अपने आप देखेगा, वो जैसे मन तैसे सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे ध्यान है यही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ऐसे आप अगर पढ़ेंगे, ध्यान देके, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या है? स्पीक टू हिम, उससे बात करेंगे, उसके ही लैंग्वेज में उससे बात करेंगे, आखिर उसको दिक्कत क्या है, वो उसको जैसा पसंद है उस हिसाब से बात करके हम उसको समझाएंगे कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। अगला प्रश्न है A set of assumption which explains the language as a set of structure of rule is known as, क्या set of assumption है which explains the language as a set of structure or rule is known as। यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है? कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन बी दिया इंटरेक्टिव अप्रोच, ऑप्शन सी दिया गया स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन डी दिया गया इनपुट अप्रोच।
यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पे देखे गया है क्या दिया गया है, कथन दिया गया है, इसको हम देखेंगे, फिर उसके अनुसार कूट में हम देखेंगे कौन सा आंसर सही माना जाएगा। यहाँ पे द रोल ऑफ टीचर इज जस्ट लाइक ए फैसिलिटेटर और मॉनिटर। यहाँ पे लाइक ए फैसिलिटेटर और मॉनिटर रादर देन सिंपली बीइंग द मॉडल फॉर द करेक्ट स्पीच। अगला प्रश्न देखते हैं, learners have to participate in classroom activities based on the individual approach to learning। यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत लर्निंग के लिए उसे एक्टिविटी करानी चाहिए, क्लास में लर्नर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। या फिर दिया द रोल ऑफ टीचर इज जस्ट लाइक ए फैसिलिटेटर एंड मॉनिटर। टीचर का रोल कैसा क्लास में होना चाहिए, सही टीचर का रोल कैसा क्लास में होना चाहिए, उसको सहायककर्ता के रूप में होना चाहिए। फैसिलिटी मतलब जो सुविधाएं वो दे सकता है और किसके अनुसार, जो एग्जाम्पल देते हैं या फिर उसको समझाने के अनुसार, कि जैसे बच्चे किसी भी क्वेश्चन को समझने में फंस रहे हैं तो केवल उनको मॉडल बताए या फिर लीड करें, नेतृत्वकर्ता के रूप में, मतलब जैसे कि उसको समझाएं, सहायता करें, रादर देन सिंपली बीइंग द मॉडल ऑफ द करेक्ट स्पीच। बल्कि ये ना करें कि हम एक करेक्ट स्पीच दे देंगे तो हम अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है। हमें बच्चों के साथ घुल मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करना ही एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज होती है। तो यहाँ पे देखा कथन है, कथन भी दिया गया है, इसमें से हम देखेंगे कि क्या सही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। ऑप्शन बी दिया गया है ए इज फॉल्स बी इज ट्रू। ऑप्शन सी दिया गया है बी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन डी दिया गया है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। यहाँ पे कथन के अनुसार हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। यहाँ पे कथन ए सही है और बी गलत होगा। यहाँ पे क्या होता है, ए सही होता है। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।